Hello students, I am CPG sir from Resonance Kota and I am here to present the video solutions of JEE mains paper which was held today in the evening. Based on the memory of the students, जितना भी हमारे स्टूडेंट्स बता सके उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको तैयार किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और ये हमारा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप काइनेमेटिक्स पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले करते हैं। हमारे पास एक ट्रेन ए है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज़ 90 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। और एक दूसरी ट्रेन जो है बी, वो इसको क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में एट 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। और एन ऑब्जर्वर इन ट्रेन ए में कोई ऑब्जर्वर बैठा है और उसको क्या लगता है कि ट्रेन बी जो है इसको 8 सेकंड में कम्प्लीटली क्रॉस कर गई। तो यहाँ पर एक खड़ा है, ट्रेन बी अगर इसको क्रॉस कर गई तो इसको अगर हम रोक दें तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इनकी ऐड करके आ जाएगी हमारे पास। तो जो हमारा लेंथ होगी दैट विल बी 90 प्लस 54 इंटू 5/18, ये तो होगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। और 8 सेकंड में ये इसको क्रॉस करके चली गई। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर कोई बैठा है और पूरी ट्रेन बी जो है इसको क्रॉस करके चली गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 144 इंटू 5/18 इंटू 8, दैट इज़ 8 इंटू 5 इंटू 8, दैट इज़ 320 मीटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 320 मीटर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड। सबको पता है कि जब ट्रेन से अपोजिट जा रही होंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी ऐड करके आएगी, तो उसी को अप्लाई करना था। दोनों की वेलोसिटी निकाल कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था बेसिक काइनेमेटिक्स का। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर का है और उसमें पूछा है कि सर्किट में स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो आपको सबको पता है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें जो इंडक्टर ये रेजिस्टेंस रखा हुआ है इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा तो कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो हमारा जो करंट है सपोज़ आई, वो पूरा का पूरा हमारा आउटर सर्किट में फ्लो करेगा और उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है 4 + 6। सो करंट फ्लोइंग विल बी 3/4 + 6 in the outer circuit, that is 3/10। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 6 ओम्स में, जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज हमारे 4 माइक्रोफैराड को मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई वोल्टेज होगा नहीं। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में आ गए। सो वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस जो नीचे वाला है वो आएगा हमारा I इंटू 6 और यही हो जाएगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसको हम चाहे तो ऐसे क्लियर कर सकते हैं। ये जो हमारा ऊपर वाला है इसको हम V1 कह देते हैं और इसके वोल्टेज को V2। तो ये हमारा V2 हो जाएगा, क्योंकि V1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी सेम एज V2, that is I into 6, that is 3/10 into 6. So charge on the capacitor will be C into V, 3/10 into 6। तो ये हो गया हमारा 7.2 माइक्रो कूलम। So the right answer is 7.2 माइक्रो कूलम। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देगा और फिर हम बाकी सर्किट में करंट निकाल लेंगे और फिर कैपेसिटर का चार्ज फाइंड कर लेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा डायमेंशंस का क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में हमें बता रखा है कि x प्रेशर है और y जो है वो वॉल्यूम है। तो
जो y अगर वॉल्यूम है तो b भी हमारा वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि y और b सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो b की डायमेंशंस भी क्या होंगी, हमारी वॉल्यूम वाली हो जाएंगी। और x और a बाय वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि x की डायमेंशंस a की डायमेंशंस अपॉन वाई स्क्वायर की डायमेंशन से मैच करेंगी। और y हमारा क्या है, वॉल्यूम है, और x क्या है, प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ml t-2 अपॉन L2 इंटू L का पावर 6 इज इक्वल्स टू a। ये आ गई हमारी a की डायमेंशंस। हमें चाहिए a अपॉन b की डायमेंशंस, तो वो हो जाएगी m L-1 t-2 इंटू L6 अपॉन L3। तो ये हो गई m L2 t-2 3 - 1 2। तो ये तो हमारी एनर्जी की डायमेंशंस हैं, तो इसका मतलब है a बाई बी की डायमेंशंस एनर्जी से मैच करेंगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, y और b सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब y और b की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। x और a बाय वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है x और a बाय वाई स्क्वायर की डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए। बस इसी चीज़ को हमने यूज़ किया। x प्रेशर है, y वॉल्यूम है, ये भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है कि एक प्लैनेट के लिए अगर मास और रेडियस रेशियो को बढ़ाया जाए तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस कर देते हैं सपोज हम, तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √2gm/r। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास अपॉन रेडियस रेशियो। सो अगर इस m/r रेशो को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली एस्केप वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ये गलत है, क्योंकि रेडियस के ऊपर ही डिपेंड करता है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस डिपेंड्स ऑन द रेडियस, चाहे वो मास सेम रखो, चाहे डेंसिटी सेम रखो, चाहे वेरी करो उसको। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। बहुत क्लियर दिख रहा है हमें, जिसको v का फॉर्मूला पता है वो तुरंत अपना सही ऑप्शन टिक कर सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा YDSC का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का। इसमें हमारे दो कोरेंट सोर्सेज का एम्पलीट्यूड रेशियो दे रखा है 2:1। तो हमें पता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड ये होता है हमारा A1 + A2 एंड A1 - A2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 अपॉन 2 - 1, दैट इज़ 3:1। और हमें मालूम है कि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इट विल बी 3/1 का स्क्वायर, दैट इज़ 9:1। So maximum and minimum intensity will be in the ratio of 9:1. So the right answer is 1. Let us move to the next question. ये वापस हमारा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, जिसमें दे रखा है कि दो प्लैनेट्स हैं r और 1.5 r रेडियस के, और इनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो हैं रो और 2 रो, और इनके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो पूछा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके सरफेस पे हम मान लेते हैं g1 और इसके सरफेस पे g2। तो सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये होगा हमारा gm/r स्क्वायर, दैट इज़ 4/3 पाई g रो r। सिमिलरली सेकेंड पे आ जाएगा 4/3 पाई g रो r। हमने मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूँगा तो r स्क्वायर कट जाएगा, एक r बच जाएगा। सो g1 अपॉन g2, यहाँ पर हमने m का फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। हमें पता है m इज़
रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बच जाएगा। सो इट विल बी रो 1 इज टू रो 2 into R1 is to R2, that is 1 is to 2 into 1 is to 3/2, 1.5, 2 कट गया 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने इस साल के ही 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो उसी में आ गया था, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। तो जो बच्चे पुराने जो होते जा रहे हैं क्वेश्चन वो रिवाइज कर गए तो काफ़ी क्वेश्चन तो उनको उसी में से मिल जाते हैं, सेम रिपीट हो जाते हैं। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा वर्क पावर एनर्जी में से लिया गया, बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन, जिसमें एक बॉडी की स्पीड जो है वो हमें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम यू स्क्वायर। तो स्पीड इसकी 0 से u कर दी, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? इट विल बी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 0। एंड नाउ स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम u to 2u, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? वो n ही बताया है। तो ये हो जाएगा हाफ m 2u का स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 3, दैट इज e इंटू 3। तो इसका मतलब है n आ गया आपका 3। तो आपको 0 से u स्पीड करने में इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी e दे रखा है, और u से 2u करने में इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी n ही दे रखा है। और ये हमारा वैसे इंटीजर टाइप में था, शायद n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n कम्स आउट टू बी 3। 3 इज द राइट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन है, और उसमें 3 पॉइंट चार्जेस एक लाइन पर रखे हुए हैं और डिस्टेंसेस दे रखे हैं 3r/4 एंड r/4। यहाँ पर r हमारा 2 सेंटीमीटर है, चार्जेस 2 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है, और पूछा है व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन -2q चार्ज। अब -2q चार्ज पे 2 फोर्स लगेंगे, एक ये अट्रैक्ट करेगा, एक ये अट्रैक्ट करेगा। ये डिस्टेंस भी कम है, चार्जेस का प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तो ये फोर्स ज़्यादा रहेगा हमारा। तो अगर मैं इसको F1 कह दूँ, इसको F2 कह दूँ, तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा ऑन -2q, दैट विल बी इक्वल्स टू F1 माइनस F2। तो हो जाएगा K इंटू 2q इंटू 2q अपॉन r/4 का स्क्वायर माइनस K q इंटू 2q अपॉन 3r/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 64 K q स्क्वायर हम अपॉन r स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 16 इंटू 2 32/9 KQ स्क्वायर। बस अब KQ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये डेटा पुट करते हैं आप r और q, तो इट कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। 2 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर इंटू 64 माइनस 32 अपॉन 9, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5440 न्यूटन्स। सो द राइट आंसर इज 5440 न्यूटन्स। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा काइनेमेटिक्स का वापस 2 क्वेश्चंस आ गए काइनेमेटिक्स के। इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2.5 t स्क्वायर, और पूछा क्या है कि t इज इक्वल टू 5 पर स्पीड क्या होगी। तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगी 5t एट t इज इक्वल टू 5, इट विल बी 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो द राइट आंसर इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बच्चों ने देखते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा SHM का क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कब होगी।
potential energy and kinetic energy are equal at what displacement from the mean position, मतलब किस x की वैल्यू के लिए दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। एम्पलीट्यूड आपको a दे रखा है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x आ गया हमारा प्लस माइनस a बाई रूट टू। तो एट प्लस माइनस a बाई रूट टू बोथ द एनर्जीज विल बी इक्वल, तो राइट आंसर इज सेकेंड, प्लस माइनस a बाई रूट टू। इन्होंने प्लस वाले ऑप्शन दिए हैं तो वो ऑप्शन हम टिक कर देंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ग्रेविटेशन के आए हैं और दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आए हैं। एक चार्ज Q को दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, तो हम इसको Q और Q माइनस Q में ब्रेक कर देते हैं और एक फिक्स सेपरेशन पे इनको रख दिया सच दैट इनके बीच का जो फोर्स है दैट शुड बी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगे इनके बीच में। डिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट, सपोज r, तो फोर्स बन जाएगा हमारा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज k अपॉन r स्क्वायर q माइनस q स्क्वायर। और फॉर मैक्सिमा ऑफ f इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, हमें फोर्स का मैक्सिमा करना है। तो df बाई डी क्यू k बाई आर स्क्वायर q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है, तो q आ गया हमारे पास q बाई 2, मतलब कि चार्जेस को हाफ हाफ कर दो तो जो इनके बीच का फोर्स होगा एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे वो मैक्सिमम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा वापस कैपेसिटर का। वैसे इस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि एक ही चैप्टर की क्वेश्चन रिपीट हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेविटेशन के दो क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो आ गए, अभी कैपेसिटर का भी स्टडी स्टेट का दूसरा क्वेश्चन हमें मिल रहा है। वैसे ये क्वेश्चन तो ओरल क्वेश्चन था, इन्होंने क्या है बैलेंस ब्रिज 2:4 इज सेम एज 3:6, एक बैलेंस ब्रिज दिखा दिया और बताया कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। लेकिन हमें पता है कि बैलेंस ब्रिज में तो बीच में जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस कैपेसिटर है उसके पास तो कभी कोई करंट जाता ही नहीं है, अगर कोई करंट जाएगा ही नहीं तो वो कभी भी चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2:4 इज सेम एज 3:6, सो ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो अगर मैं इसको A और इसको B ले लेता हूँ, सो VA विल बी इक्वल्स टू VB एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर। सो कैपेसिटर के पास तो कभी करंट जाएगा ही नहीं, और करंट अगर जाएगा ही नहीं तो फिर वो चार्ज ही नहीं होगा, तो हमेशा जो है वो अनचार्ज का अनचार्ज ही रह जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो कोई एनर्जी नहीं होगी। ये भी बच्चे ओरली टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन को। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा रोटेशन का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, और इसमें क्या दिया कि हॉलो सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। तो हॉलो सिलेंडर का एक्सिस कौन सा होता है, ये होता है एक्सिस, और इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग को रैप कर दिया और फिर उसको एक F फोर्स से हमने पुल किया। तो इस फोर्स से क्या होगा, इसको टॉर्क मिल जाएगा, और टॉर्क के कारण क्या होगा कि ये घूमना चालू कर देगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा रेडियस। ऐसे कुछ मान सकते हैं कि इसका दूसरा व्यू देखें तो इस तरीके से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो टॉर्क जो होगा दैट विल बी फोर्स इनटू रेडियस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा। हॉलो सिलेंडर है तो उसका आई अबाउट द एक्सिस हो जाएगा mr²। तो आपका अल्फा आ जाएगा F अपॉन mr।
एफ दे रखा है 70, एम दे रखा है 70 और रेडियस दे रखा है 0.02, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 50। सो द राइट आंसर इज 50 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करना था और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें पी नॉट वी नॉट से हम गैस को P और V दे रखा है आपको V नॉट बाई 4। तो वॉल्यूम इज डिक्रीज फ्रॉम V नॉट टू V नॉट बाई 4, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। तो आपको पता ही है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारा पॉइजन्स लॉ लगता है PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, तो हो जाएगा P V नॉट बाई 4 टू द पावर गामा। सो P विल कम आउट टू बी P नॉट इंटू 4 का पावर गामा। तो वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इट विल बी P नॉट इंटू 4 का पावर गामा, दैट विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लेंस का क्वेश्चन है, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कि दोनों रेडियस सेम और इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका पावर होगा 1/f म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। अब इट इज कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स अलॉन्ग एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे 2 इक्वल टुकड़े कर दिए इसके, और व्हाट इज द पावर ऑफ ईच पार्ट। तो फोकल लेंथ मान लेते हैं f डैश, इसकी f थी, पावर हो गया p डैश और p डैश। सो p डैश विल बी 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब हो जाएगा रेडियस r और इन्फानाइट और r, सो इट विल बी जस्ट 1/r बिकॉज एक r हमारा इन्फानाइट हो गया। सो p डैश अपॉन p will be equals to 1:2. P dash will be half into P. P we know is 1/f, तो हाफ इंटू, अगर मैं f को मीटर्स में कन्वर्ट कर दूं जो कि मुझे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि हमारा पावर जो है वो डायप्टर में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5 डायप्टर। सो पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी 5 डायप्टर। सिंपल क्वेश्चन है, आधा आधा कर दिया तो एक रेडियस r और एक इन्फानाइट हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है और इसमें क्या बताया है हमें, सपोज मैं ये ले लेता हूँ x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो आउटवर्ड इज माई प्लस z और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, तो इनवर्ड फील्ड हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन ओरिजिन को क्रॉस करता है मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो v क्रॉस भी हमारा ऊपर आ रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव y डायरेक्शन। तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव y। सिंपल क्वेश्चन है, किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, बस यही बताना था हमें। फील्ड z की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, करेगा तो y या x की तरफ ही कर सकता है। तो नीचे की तरफ कर गया मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव y। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या बताया है, सपोज ये x, y और z ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन and magnetic field is in the negative z direction. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव विल बी, तो हमें पता ही है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है v इज अलोंग E क्रॉस B। तो आपका जो E क्रॉस B जो जा रहा है वो जा रहा है y की तरफ, इसका मतलब वेव मस्ट बी मूविंग इन द y डायरेक्शन। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव पे। सो वेव इज मूविंग इन द प्लस y डायरेक्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हीट ट्रांसफर चैप्टर का क्वेश्चन है
और इसमें क्या बताया कि दो रॉड्स को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया और लास्ट में दे रखा है कि इनकी सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इनके जो फ्री एंड्स हैं उनके टेम्परेचर दे रखे हैं आपको 100 डिग्री एंड 0 डिग्री और इनके जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपको दे रखी है। K1 तो दे रखा है आपको 84 और K2 दे रखा है 126। पूछा क्या है यहाँ पर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहाँ पर दोनों रॉड्स जुड़ी हुई हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो बताइए हमें कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, हीट करंट, तो हम वही हीट करंट बराबर कर दें। तो हमारा जो हीट करंट होगा फर्स्ट पार्ट में K A अपॉन L इंटू 100 माइनस T और सेकेंड में आ जाएगा K A अपॉन L इंटू T माइनस 0। सिंप्लीफाई करें 8400 माइनस 84T इज इक्वल टू 126T, that is 8400 is equals to 210T। सॉल्व करें तो ये आ गया आपका 8400 अपॉन 210, तो ये आ गया हमारा 40 डिग्रीज। सो द राइट आंसर इज 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का क्वेश्चन है। हीट करंट सेम रहेगा, हीट करंट बराबर कर दिया और सॉल्व कर लिया तो हमारा तुरंत आंसर जो है वो आ गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नैंड गेट दे रखा है हमें और इनपुट ए और बी दिए हैं और पूछा है कि आउटपुट कैसा होगा। तो ये जैसे हमारा हो गया 1 1 का इनपुट, ये हो गया 0 0 का, 0 1 1 0 0 0 1 0। आपको पता ही कि लोअर वैल्यू इज़ 0 एंड अपर वैल्यू इज़ 1। तो हमारा जो नैंड गेट होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट में अगर ये हमें ए और बी हमारे इनपुट्स हैं और y आउटपुट है, तो अगर ये 0 0 होगा तो एंड में क्या होता है आंसर 0, तो इसमें आ जाएगा 1। और अगर ये 1 1 होगा तो एंड का आंसर बना तो नैंड का 0। 0 1 में हमें पता है कि 0 1 में एंड का आंसर 0 तो नैंड का 1 हो जाएगा और 1 0 में भी हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो जब दोनों 1 हैं तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ से आपके 1 1 में आंसर 0 होगा तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे रूल आउट हो गए और 0 0 में 1 होगा, 1 1 में हमारा क्या आ गया 0। वो आपको इस ऑप्शन में भी दिख रहा है और इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है 0 0 0 0 में आंसर मेरा क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 0 में आंसर 1 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद 0 1 है, 0 1 में आंसर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, ये गलत हो गया। तो इसके हिसाब से क्या है हमारा 1 1, सो 1 1 में आंसर इज़ 0। उसके बाद 0 0 हो चाहे 0 1 हो चाहे 1 0 हो या 0 0 हो, सब केसेस में अपना आंसर जो है वो 1 ही आने वाला है। तो इसका मतलब है कि अपना स्टार्टिंग में जब 1 1 है दोनों, उसके बाद कभी दोनों 1 1 नहीं हुए और केवल दोनों 1 1 होने पर ही आंसर 0 है, उसके बाद तो हमेशा ही 1 चलेगा। तो आंसर बस स्टार्टिंग में हमारा 0 है, उसके बाद तो हमेशा ही 1 कंटिन्यू होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जिसको नैंड गेट का पता है वो इजीली इसको आंसर कर सकता था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड। तो वो हमें पता ही है कि लेंथ जो है वो हमारी क्या होती है लैम्डा बाय 4। मिनिमम लेंथ ऑफ द एंटीना रिक्वायर्ड क्या होता है लैम्डा बाय 4। ये तो हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और आपने मेंस के लिए भी पढ़ाई होगा।
लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारा क्वेश्चन जो है वो वापस मैग्नेटिक फील्ड का आ गया। एक एक चैप्टर के डबल डबल क्वेश्चंस आए और कई चैप्टर्स उन्होंने छोड़ भी दिए हैं। तो इसमें क्या है, एक रॉड है और इसमें हमने करंट पास किया। इस रॉड को हमने दो स्प्रिंग से हैंग कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें कितना करंट पास करें कि टेंशन स्प्रिंग्स में जीरो हो जाए। तो टेंशन जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो बस फोर्स ही क्या बचेगा, करंट के कारण BIL और इसका वेट mg, और स्प्रिंग्स को हम रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसका फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा। सो इट विल बी BIL इज इक्वल्स टू mg। सो I विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन BL, दैट इज 40 अपॉन 1000 इंटू 10 upon B, 0.4 into 0.5. So this will come out to be, एक 0 कट गया, 0.4 भी कट गया, तो 2 आ गया। 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन, और इन्होंने क्या बताया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास नंबर। ये तो हमें NCERT में ही दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर के साथ पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, और ये A इज इक्वल्स टू 56 के लिए हमारा मैक्सिमम होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A पे डिपेंड करता है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। अब देखिए स्टेटमेंट 2, अगर एटॉमिक मास को 30 से 170 तक बढ़ाया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, लेकिन सही स्टेटमेंट क्या है कि ये बाइंडिंग एनर्जी 56 तक बढ़ती है और उसके बाद कम होने लगती है। सो बाइंडिंग एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं होती, वो इंक्रीज़ होकर फिर डिक्रीज़ होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे गलत हैं। किसी को इवन स्कूल का NCERT का भी डायग्राम याद होगा तो वही बड़े इजीली सही ऑप्शन चूज़ कर सकता था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा EM वेव्स का है। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेस आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस। इसमें एक्चुअली EM वेव्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को कंबाइन किया गया है। तो हमें बताएं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है हमारा hc/λ, और ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, दैट इज E minus W, hc/λ minus W. So the maximum kinetic energy is least for infrared. तो ये बताया कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है आउट ऑफ द 3। तो अगर सबसे कम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है हमारा। यहाँ से बोल सकते हो कि वेवलेंथ इसका हाई होता है तो एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी, एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी कम होगी। स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि हमें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है FTH, वो तो मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। वो हमने कितनी लाइट को इंसिडेंट किया है, किस वेवलेंथ की, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया है, उस पर डिपेंड नहीं करती। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है हमारे मेटल पे। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये तीनों ही क्वांटिटीज़ हमारी केवल मेटल सरफेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया गया है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा KTG में से लिया गया है, और STP पर क्या बताया है कि मीन फ्री पाथ 1500 D है। वैसे मीन फ्री पाथ का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/√2 इंटू नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम πd²। सो मीन फ्री पाथ जो है वो केवल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है तो मीन फ्री पाथ के ऊपर कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट,
तो टेम्परेचर को बढ़ाने से मीन फ्री पाथ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिसको फॉर्मूला याद था उसने इजीली टिक कर लिया इसको, दैट मीन फ्री पाथ विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, सिंपल था पेपर। थैंक यू।